नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आशा है दीपावली का पर्व आप सभी लोगों ने बहुत ही उत्साह पूर्वक और यथायोग्य सावधानी पूर्वक मनाया होगा। आपको, आपके परिवारजनों को, सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से आप लोगों के साथ फिर उपस्थित हूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र पर अपने इस वीडियो के साथ में। जैसा कि आप देख चुके हैं कि पूर्व में हमने नेचुरल लॉ स्कूल यानी प्राकृतिक विधि विचारधारा के बारे में जानकारियां प्राप्त करी थी। अब हम एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा जो विधि शास्त्र के अंतर्गत है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इस विचारधारा के बारे में जो मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका ये प्रथम भाग है। कहना ना होगा कि विश्लेषणात्मक विचारधारा बहुत ही प्रमुख विचारधारा है विधि शास्त्र के अंतर्गत, और इस विचारधारा से आप लोग रिलेट भी कर सकेंगे, क्योंकि आज के समय में जो विधि का स्वरूप हम देखते हैं यह उसके बहुत ही समीप प्रतीत होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं एनालिटिकल स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त करना। एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल यानी विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा। तो सबसे पहले ये जान लेना महत्वपूर्ण है कि ये दरअसल है क्या। जैसा कि पूर्व में भी मैं आप लोगों को बतला चुकी हूं कि भिन्न भिन्न स्थानों और समयों में विधि शास्त्रियों ने विधि का अध्ययन अलग अलग एंगल्स से किया है और अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने विधि की परिभाषा भी दी है, उसके क्या स्रोत रहे हैं उनके बारे में भी बताया है, विधि की क्या प्रकृति है और उसके क्या उद्देश्य हैं जिनको कि विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उनके बारे में भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। लेकिन अपनी सुविधा के लिए और स्पष्ट रूप से उन लोगों के पॉइंट्स ऑफ व्यू को समझने के लिए हम उन्हें अलग अलग विचारधाराओं में बांट देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक विधि शास्त्री जिसे हम एक विचारधारा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसके विचार वहीं तक ही सीमित हों, लेकिन क्योंकि उस विधि शास्त्री के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए वो प्रमुख रूप से कोई एक लक्षण रखते हैं और इस कारण से हम उस अमुक विधि शास्त्री का एक विचारधारा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि ये विभाजन हमें दरअसल विधि के दार्शनिक जो पहलू है उसके विकास के बारे में अच्छी तरह से समझ प्रदान करता है। ठीक है ना। तो हम ये भी जानते हैं कि लोगों के द्वारा विधि के अध्ययन को बहुत ही प्रमुखता से लिया गया, खास तौर से उन लोगों के द्वारा जो कि विधि के प्रोफेशन से संबंधित थे, चाहे वो टीचर्स हो या फिर लॉयर्स हो जो कि प्रैक्टिस करते हैं लॉ, है ना। तो वो खास तौर से पॉजिटिव लॉ यानी प्रमाणवादी जो एस्पेक्ट है लॉ का उससे संबंधित थे, और इसी कारण से जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत जो हमने पूर्व में देखे हैं प्राकृतिक विधि विचारधारा के अंतर्गत, तो उसमें जिस तरह के एब्स्ट्रैक्ट नोशंस डील किए गए थे उनसे उनका संबंध बहुत ही कम रहा था। इस कारण से ऐसे व्यक्तियों ने लॉ के जो सीमाएं हैं, विधि की जो सीमाएं हैं उनका सीमांकन करना प्रारंभ कर दिया, और इसका जो अध्ययन है विधि का उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एनालिटिकल रूप भी प्रदान किया, यानी जो स्टडी ऑफ लॉ है उसको एनालाइज और सिस्टमेटाइज किया। इन लोगों ने दरअसल विधि में सुधार यानी रिफॉर्म ऑफ लॉ पर भी चर्चाएं की और उसका पुरजोर तरीके से समर्थन भी किया, खास तौर से बदलते हुए सामाजिक आवश्यकताओं के चलते, उनको ध्यान में रखते हुए
साथ ही साथ उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए विधि में सुधार करने की बात की जो कि किसी पर्टिकुलर काल या समय में प्रस्तुत हुई। इसी कारण से इन्होंने ज्यादा एम्फेसिस पॉजिटिव लॉ के एनालिसिस पे दिया, यानी प्रमाणवादी विधि के विश्लेषण पर इन्होंने जोर दिया और इसी कारण से इन्हें पॉजिटिविस्ट्स या फिर एनालिस्ट्स भी कहा गया। हालांकि जॉन ऑस्टिन इस स्कूल के फादर माने जाते हैं, लेकिन दरअसल बेंथम जो उनसे पूर्व थे, जिन्होंने एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की बात की है, उनको वो बहुत ओ करते हैं। वो कहते हैं माने उन्होंने बेंथम के जो विचार हैं उनसे बहुत बहुत कुछ सीखा है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है ना। बल्कि कई लोग तो यहाँ तक ही कह देते हैं कि बहुत सारे बिंदुओं में ऑस्टिन ने केवल बेंथम की थ्योरी को पैराफ्रेज ही किया है, यानी बेंथम ने जो सिद्धांत दिए थे उनको केवल अपने शब्दों में ही व्यक्त किया है। कई लोग यहाँ तक भी मानते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव स्कूल यानी एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल दरअसल किस तरह से हमें विधि के अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। तो पॉजिटिव स्कूल यानी प्रमाणवादी विचारधारा, exponents of this school are concerned neither with the past nor with the future of law, but with law as it exists, that is as it is. इस विचारधारा के प्रवर्तक ना तो विधि के अतीत और ना ही भविष्य से संबद्ध हैं, बल्कि वे कहते हैं विधि जैसी वह अस्तित्व में है, यानी जैसी वह है उसी का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना। यानी विधि कैसे तो प्रारंभ हुई, उसका क्या पास्ट रहा था और आगे इसका क्या उद्देश्य है, भविष्य में इससे क्या अपेक्षा है, इस सब से हम संबंधित नहीं है। ये सीधे सीधे कहते हैं कि विधि का अध्ययन तो उस तरह से होना चाहिए जैसे कि वह अस्तित्व में है, जैसी वह है वैसी ही विधि का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसे इंग्लिश स्कूल भी कहा जाता है क्योंकि ये इंग्लैंड में काफी हावी रही थी, आंग्ल विचारधारा है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्टिनियन स्कूल भी इसे कहा जाता है, बेसिकली इसलिए क्योंकि जॉन ऑस्टिन इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे। हालांकि he was very much actually to Bentham. This point cannot be stressed more than I already have done. Okay? तो प्रमाणवादी विचारधारा को यानी एनालिटिकल पॉजिटिविज्म को, विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा को पॉजिटिव स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। इसके विभिन्न नाम है, यानी प्रमाणवादी विचारधारा। इसे इंग्लिश स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, यानी आंग्ल विचारधारा। इसे ऑस्टिनियन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ऑस्टिन इसके फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है ना। तो इस विचारधारा के कुछ नामों से तो हम परिचित हो ही चुके हैं पिछली स्लाइड में, लेकिन अभी और भी नाम हैं जिनसे इस विचारधारा को पुकारा जाता है और आगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिख रखी है उससे आप लोग समझ जाएंगे कि इस विचारधारा को ये अलग अलग नाम भी क्यों दिए गए हैं। तो जैसे एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा भी इस विचारधारा को कहा जाता है, तो वो इसलिए क्योंकि ये विचारधारा ये मानकर चलती है कि विधिक प्रणाली विकसित है। This school takes for granted the developed legal system और तर्कानुसार उनकी मूलभूत संकल्पनाओं का विश्लेषण करती है। And this school proceeds logically to analyze its basic concepts. किसके? Legal systems के। विधिक प्रणाली जो कि विकसित है उनकी मूलभूत संकल्पनाओं का तर्कानुसार विश्लेषण करती है तथा उनका एक दूसरे से संबंध बाहर लाने के लिए उनका वर्गीकरण करती है। And to classify them in order to bring out their relation to one another. So therefore we find that they actually lay a lot of concentration on the systematic analysis of legal concepts. इसीलिए हम ये पाते हैं कि विधिक संकल्पनाओं के क्रमागत विश्लेषण पर एकाग्रता के बारे में इनका जोर है। फिर इस विचारधारा को एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट यानी विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि
इस स्कूल के ज्यूरिस्ट्स के अनुसार द फर्स्ट कंसर्न ऑफ द ज्यूरिस्ट इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ ए लीगल सिस्टम। इस विचारधारा के विधिवेत्ताओं के अनुसार विधि शास्त्रियों की प्रथम चिंता एक विधिक प्रणाली के ढांचे की प्रकृति को समझना होता है। एंड फॉर दिस पर्पस, तथा इस उद्देश्य के लिए, discussions of justice are not only irrelevant but also dangerously confusing। ये ऐसा मानते हैं कि इस उद्देश्य के लिए न्याय के विचार विमर्श न केवल असंगत हैं बल्कि खतरनाक तौर पर भ्रामक हैं। इसी कारण से विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद की जो विधिवेत्ता है वो न्याय के विचार विमर्श को विधि के क्षेत्र से बाहर रखते हैं। ठीक है, और इसी कारण से विधि के प्रति ऐसे दृष्टिकोण को साधारणतया विश्लेषणात्मक कहा गया है। Such an approach to law is commonly termed analytical. Now, this term positivism was invented by Auguste Comte, a French thinker. ये जो पद है प्रमाणवाद, इसका इन्वेंशन ऑगस्ट कॉम्टे ने किया था। एक्चुअली इन्होंने यूज किया था, जो कि एक फ्रेंच थिंकर थे। ठीक है, और अब ये एक और नाम जिससे इस विचारधारा को जाना जाता है, और वो है इंपेरेटिव स्कूल, यानी आज्ञात्मक विचारधारा। ये जो एस्पेक्ट है ये आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि इस विचारधारा के अंतर्गत राज्य की संप्रभुता पर जोर है। सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन दिस स्कूल, तथा विधि संप्रभु का आदेश है ऐसा कहा गया है। इन अंडर दिस स्कूल इट इज stated that law is the command of the sovereign। और साथ ही साथ यह भी कि विधि की पालना के लिए शास्ति का तत्व भी मौजूद है। And for compliance there is the element of sanction। तो इसीलिए इसे आज्ञात्मक यानी इंपेरेटिव स्कूल विचारधारा के नाम से जाना जाता है ना। राज्य की संप्रभुता है, विधि संप्रभु का आदेश है, और जब विधि संप्रभु का आदेश है तो इसके अंतर्गत आदेश पद में ही शास्ति का तत्व तो सम्मिलित है ही, और फिर पालना तो स्वतः ही हो ही जाएगी। इसीलिए इसे आज्ञात्मक, आज्ञा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इन नामों को जानने के बाद में अब हम इसकी जो विशेषताएं हैं उनको भी देख लेते हैं। So now coming to the characteristics of the analytical positivist school। अब हम देखते हैं विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा की विशेषताएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि analytical positivism thought actually started emerging towards the end of the 18th century and beginning of 19th century। विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचार का उदय 18वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हो चुका था और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी रहा था। धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। ऐसा माना जा सकता है that it was a reaction to natural law school। ऐसा कहा जा सकता है कि विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी जो विचारधारा है ये दरअसल प्राकृतिक विधि विचारधारा के विरुद्ध है। दरअसल जब हमने नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ा है पूर्व के वीडियोस में मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था, तो नेचुरल लॉ स्कूल में प्राइमरली अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे। कोई भी मूर्त रूप से कोई सिद्धांत सामने प्रस्तुत नहीं था, और ऐसा कहा जाता है कि इस कारण से लोगों का जो रुझान है वो विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद की तरफ होना तो अवश्यंभावी हो ही चुका था। जब हम एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल के अंतर्गत जो विभिन्न विधि शास्त्रियों का अध्ययन जब हम करते हैं और उन्होंने जो विधि के विचार प्रस्तुत किए, तो पाते हैं कि दे एक्चुअली हैव स्टडीड ओनली द डेवलप्ड लीगल सिस्टम्स। केवल विकसित विधिक प्रणालियों का ही अध्ययन विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा के अंतर्गत जो विधि शास्त्रियों के विचार रखे गए हैं उनमें हम पाते हैं। ठीक है ना। तो उससे क्या अर्थ है? तो प्राइमरली अर्थ ये है कि इस विचारधारा के विधिवेताओं का मानना है कि विधि का निर्माण होता है, यानी वो जानबूझ करके कॉन्शियसली बनाई जाती है ना। लॉ इज मेड कॉन्शियसली, इसका निर्माण किया जाता है। फॉर द पॉजिटिविस्ट्स द स्टैम्प ऑफ द स्टेट इज नेसेसरी। प्रमाणवादियों के लिए राज्य की मोहर आवश्यक है। किस पर?
विधि पर, क्योंकि ये विधि का जो निर्माण है जिसे जानबूझ करके बनाया जा रहा है वो किसके द्वारा है? राज्य के द्वारा, क्योंकि राज्य कौन है? संप्रभु है ना, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि इस पे राज्य की मोहर आवश्यक है। और साथ ही साथ ये क्या करने का प्रयास करते हैं कि ये विधि की बंधनकारी प्रकृति के लिए, विधि के बल के स्रोत और विधि प्रणाली की प्रभावकारिता के लिए विधिक संकल्पनाओं के पीछे मुख्यतः बल और विवशता को ढूंढने का प्रयास करते हैं। What we find is that under this school, the jurists generally hold that for the binding nature of law, the source of strength of law, and for an effective legal system, the force and constraints are necessary which would back the legal concepts, and therefore they look for force and constraints which back the legal concepts. ठीक है ना? इस विचारधारा के अंतर्गत जब हम विधि शास्त्रियों के द्वारा दिए गए विभिन्न व्यूज का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वो दरअसल विधि की बंधनकारी प्रकृति, विधि के बल के स्रोत और विधिक प्रणाली की प्रभावकारिता, इन सभी के लिए जो विधिक संकल्पनाएं हैं, जो लीगल कंसेप्ट्स हैं, उनके पीछे कोई ना कोई बल या कोई ना कोई विवशता अवश्य है, ये मानते हैं और उसे ये ढूंढने का प्रयास करते हैं। And what they further say is that the main aspect for it is the application by the courts and sanction. इन विधि शास्त्रियों का ये मानना है कि ऐसा सब करने के लिए मुख्य बिंदु इनका न्यायालय द्वारा लागू किया जाना, यानी विधिक संकल्पनाओं का न्यायालय द्वारा लागू किया जाना है और उसके अंतर्गत की अनुशास्ती है, सैंक्शन है। ठीक है ना? अनुशास्ती या सैंक्शन को हम पनिशमेंट के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है? So some more characteristics of this school, and that is, according to the jurists of this school, statute is the law because it is that type of law which is made consciously and is imposed by the state knowingly. इन विधि शास्त्रियों के लिए लाक्षणिक विधि संविधि है, क्योंकि यह विधि का वह प्रकार है जो सचेतन रूप में निर्मित होता है और राज्य द्वारा जानबूझकर अधिरोपित किया जाता है। तो ये किसको विधि मानते हैं? संविधि यानी स्टैट्यूट को। अब ये क्या है? जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ, जिनमें सेक्शंस होते हैं ना अलग अलग, जो आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हुआ। तो ये कहते हैं कि दरअसल ये ही विधि है क्योंकि ये सचेतन रूप में निर्मित होती है, इट इज मेड कॉन्शियसली, और राज्य द्वारा जानबूझकर इसे अधिरोपित किया जाता है। ठीक है? Positivism provides scientific perspective which keeps itself limited to analysis of the facts. प्रमाणवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो अपने को तथ्यों के विश्लेषण तक ही सीमित रखता है, यानी ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाते हैं, दार्शनिक तथ्यों पर नहीं जाते हैं, ये अनुभव के आधार पर जो प्राप्त आंकड़े हैं उन्हीं पर अपना जो विचार है वो प्रस्तुत करते हैं और उसी को प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है ना? In a way, it presents the analysis of the formation, creation of the legal order as well as science of law. एक तरह से यह एक विधिक व्यवस्था की रचना के विश्लेषण के साथ साथ विधि का विज्ञान प्रस्तुत करता है। जूलियस स्टोन के अनुसार इट इज एन एनालिसिस ऑफ लीगल टर्म्स, यह विधिक पदों का विश्लेषण है, एंड एन इंक्वायरी इनटू द लॉजिकल इंटररिलेशंस ऑफ लीगल प्रोपोजिशंस, और विधिक प्रतिपादनों के तार्किक अंतः संबंधों के बारे में खोजबीन करता है। ठीक है ना? तो आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इस विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा के अंतर्गत दरअसल हम ऐसे विधि शास्त्रियों के द्वारा दिए गए विचार को देखेंगे, विचारों को देखेंगे जो कि दरअसल ये मानते हैं कि एक प्रमाणवादी तरीका है विधि का अध्ययन करने का जिसका कि हम विश्लेषण कर सकें। ठीक है? तो इसीलिए इसे विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा
कहा गया है। ठीक, आगे के वीडियोस में जो इसके अलग अलग विधि शास्त्री रहे हैं, मुख्य रूप से तो ऑस्टिन और केल्सन है, तो ऑस्टिन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो परिभाषा दी थी वो तो हम लोगों ने जान ही ली है। अब उनके और विचार क्या थे, तो इस विचारधारा के अंतर्गत हम उनके बारे में भी जान लेंगे। Okay, so I really hope that by this introduction certain clarity has come to you. It has prepared you already to understand the views presented by the different jurists under this analytical legal positivism. Okay, so thank you so much and all the very best. Take very good care of yourself. God bless you. Bye.